नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जीवन शैली में मैं आयुषी पंत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन शैली कार्यक्रम में हम जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और आज हम बात करेंगे भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के महत्व और उनकी विशेषताओं के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पुष्पेंद्र चौधरी जी को, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं जीएसटी उत्तराखंड में। इनके बारे में आपको बता दें कि इन्होंने 5 वर्ष बीएसएफ में भी अपनी सेवाएं दी हैं एज अ असिस्टेंट कमांडेंट। पुष्पेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। आज मैं पूरी टीम को थैंक यू कहूँगा, आज यहाँ मुझे मौका मिला है और निश्चित ये सेशन बहुत रोचक रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आपके जो भी सवालात रहेंगे मैं कोशिश करूँगा कि अपने दर्शकों को और आप सबको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। जी, तो सबसे पहले तो पुष्पेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूँगी आप ही के जीवन परिचय के बारे में, आपकी जुबानी, कि हमारे दर्शकों को आप अपने जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। जी बिल्कुल, मैं उत्तराखंड के छोटे से शहर काशीपुर से बिलोंग करता हूँ जी। और वर्तमान में जैसे आपने बताया कि मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर हूँ यहाँ स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट उत्तराखंड में, और इससे पहले मैं अपनी बीएसएफ में भी 5 साल की सेवाएं दे चुका हूँ। और इन दोनों सर्विसेज के अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि जो जीवन शैली ऐसी रहे कि स्ट्रेस फ्री रहे और आपका काम वर्क आउटपुट आपका ज़बरदस्त रहे। तो मेरे कुछ हॉबीज़ पैशंस भी है जो मैं फॉलो करता हूँ। म्यूज़िक सिंगिंग से रिलेटेड भी है और मैं इसमें भी काफ़ी शिद्दत से लगा हुआ हूँ। तो साथ में बैलेंस करते हुए इस समय चीज़ें मैं कर रहा हूँ। जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, दोनों में का कुछ अंतर भी है, कुछ समानताएं भी हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में बेसिक अंतर क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन काफ़ी लोगों में है। तो आज इस मंच से मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज़ को दूर कर सकूं। देखिए, डिफेंस फोर्सेस मेनली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं जिनकी अपना डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो मेनली बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ, ये 5 मेन पैरामिलिट्री फोर्सेज, इसके अलावा कोस्ट गार्ड वगैरह भी हैं। ये 5 जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम को ये रिपोर्ट करते हैं जी। तो ये मेन फ़र्क है दोनों में। और इसके अलावा डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स में भी थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क रहता है। जहाँ आर्मी एक और जो भी हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज अलग अलग रोल्स में हैं, जैसे बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर है जी। इसके अलावा आप आईटीबीपी की अगर बात करेंगे तो वो चाइना बॉर्डर पे रहती है। एसएसबी नेपाल बॉर्डर को मैन कर रही है। सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा डिप्लॉयड रहती है। अच्छा जी जी। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे डिफेंस फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इसका महत्व और विशेषता, क्योंकि हमारा आज का जो विषय है वो यही है, हम भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के महत्व और विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले तो डिफेंस फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इसका महत्व हमारे दर्शकों को समझाएंगे। कि डिफेंस फोर्सेस का महत्व किसी से छुपा नहीं है। डिफेंस फोर्सेस तो किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग है तब हम आगे अपना तरक्की कर सकते हैं, आगे बिल्कुल निश्चिंत होके, जैसे हम और आप आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो डिफेंस हमारे जो स्ट्रॉन्ग है, हमारी सेना मजबूत है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस मजबूत हैं, तो इसलिए आज हम और आप लोग यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। तो डिफेंस फोर्सेस का ये है कि भाई आप जो सीमा की सुरक्षा आप डिफेंस फोर्सेस के हाथ में छोड़िए और देश की तरक्की आम जन जो सिविल है और ब्यूरोक्रेसी है, आम जनता है, उन पे छोड़े जी। और अगर विशेषता की बात करें तो क्या खास विशेषता आप बताना चाहेंगे कि ये हमारी डिफेंस फोर्सेस की विशेषता है? हालांकि हमारी पूरी जनता इस बारे में ज़रूर जानती है, लेकिन हम आपके शब्दों में जानना चाहेंगे। जी देखिए, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं ये पूरे वर्ल्ड में जी। और हमारी जो मारक क्षमता है और जो हमारी जो फायर पावर है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन मैं एक छोटे से और दूसरे पहलू के बारे में आज बात करूंगा कि हमारा जो लड़ने का जज्बा है, जो भारतीय फौजी का जो हमारा जो जज्बा है वो दूसरे किसी भी देश में जल्दी से पाया नहीं जाता। जितने हम जिस कंडीशन में हम आप चाहें आप हमें भेज दीजिए, हमारा फौजी कभी भी पीठ दिखा के वापस नहीं आता है जी। चाहे कोई सी भी वॉर रही हो,
चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, हम लोगों ने सीधे सामने से लड़ना बिल्कुल सीखा है। ये हमें सिखाया भी जाता है और वही चीज़ हमारी फोर्सेस में आपको देखने को मिलेगी कि हमारे फौजी अगर जब तक उस पर लास्ट गोली, अंतिम दुश्मन तक वो लड़ेगा और देश के लिए बिल्कुल लड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो हमारे देश में है और अन्य देशों में, जो मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे भी रहा और भी कई में रहा, तो ये फ़र्क मैंने ज़रूर देखा। हमें सिखाया जाता है कि पीठ दिखा के भाग के मत आना, गोली खा लेना सरहद पे, लेकिन पीठ दिखा के मत आना। तो ये हमारे मोटो रहता है सभी फौजियों का। जी सर, आपने स्थिति की बात की। हम जानते हैं कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में रहकर भी हमारे जवान जो है हम सबकी रक्षा करते हैं, हमारे देश की बॉर्डर में तैनात रहते हैं। तो किस प्रकार की डिफ़िकल्टी, बिकॉज आपने भी 5 साल सर्व किया है, तो कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज़ एक्चुअल में देखने को मिलती है? और डिफ़िकल्टीज़ के अलावा अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ तो स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं आपको टेम्परेचर के हिसाब से बता देता हूँ कि जब आप राजस्थान में जाएंगे, मैं वहाँ पोस्टेड रहा हूँ, पोखरन से भी आगे, वहाँ 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है गर्मियों में। फिर आप सियाचिन चले जाइए, वहाँ -50 डिग्री पहुँच जाता है। तो अभी देखिए कितना डिफरेंस है जो एक फ़ौजी वहाँ झेलता है। वो +50 डिग्री में भी वहीं सरहद पे तैनात है, -50 डिग्री में भी तैनात है, जहाँ पे एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता है कि वो कैसे ड्यूटी करेगा। वहाँ पे ना केवल ड्यूटी करनी है बल्कि अलर्ट भी रहना है। हाँ जी, और अगर दुश्मन कुछ कार्रवाई करता है तो उसका माकूल जवाब भी देना है जी। तो ये टेरेन का बड़ा फ़र्क होता है जी। आप हमारी इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड है, आप समुद्र में भी आप तैनात हैं, सी सिकनेस हो जाती है जी। एयर में अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप हवा में हैं तो आप जाहिर सी बात है जब ज़मीन पे नहीं होते हैं तो आप उतने मजबूत नहीं होते हैं, हवा में आप बिल्कुल तो हवा की अपनी एक डिफ़िकल्टीज़ हैं, वहाँ पर भी आपको हमेशा तैयार रहना होता है, अलर्ट रहना होता है। तो टेरेन सबसे पहले मैं कहूँगा टेरेन से बहुत फ़र्क पड़ जाता है और आपको फिज़िकली अपने आप को और मेंटली अपने आप को फिट रखना होता है। तो ये तो टेरेन की वजह से है। अब आप उसके बाद आपने पूछा स्ट्रेस, जाहिर सी बात है स्ट्रेस भी होगा जब आप इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में काम कर रहे हैं, ड्यूटी आपकी लगातार आपको अलर्ट होकर करना है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई डेस्क जॉब है कि थोड़ा सा कैजुअल हो गए, वो नहीं हो सकते। आपका एक गलत डिसीजन आपके लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्ट्रेस बहुत होता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए यूनिट लेवल पे भी और कंपनी लेवल पे भी जहाँ डिप्लॉयड रहते हैं तो गेम्स वगैरह होते हैं। शाम को आफ्टर इवनिंग रोल कॉल आपने शाम को गेम्स खेलने होते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल या जैसे भी टेरेन जो अलाउ करता है तो गेम्स होते हैं। इसके अलावा यूनिट के फंक्शंस वगैरह होते हैं जहाँ पे बड़ा खाना कहलाया जाता है, जिसमें ऑल रैंक्स जितने भी हैं, कांस्टेबलरी से लेके ऑफिसर से सब लोग इकट्ठे एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं और वहाँ रंगारंग कार्यक्रम भी होता है। तो स्ट्रेस रिलीफ इससे काफ़ी होता है। इसके अलावा स्ट्रेस की एक मैं छोटी सी और बताऊँगा कि ये आजकल हम लोग देख रहे हैं कि फ़ौजी जो है फैमिली से बहुत दूर रहता है। बिल्कुल। और बहुत बेसिक मैं बताऊं कि मान लीजिए किसी की नई शादी हुई है तो वो फैमिली से दूर है, उसका एक अपना स्ट्रेस है। किसी की फसल कटने वाली है, उसके घर में वो अकेला है, अब वो नहीं जा पा रहा है, उसके माता पिता वृद्ध हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हर कोई नहीं समझ सकता, जो वहाँ रहा हो वो चीज़ समझ सकता, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। फसल कटनी ही कटनी है। छुट्टी आप हर किसी को दे नहीं सकते क्योंकि आपको मैन पावर भी मेंटेन करनी होती है, तो इससे बहुत स्ट्रेस होता है। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए रोटेशन पे छुट्टियां कि भाई इस बार आप गए हैं तो अगली बार कोई दूसरा जाएगा, तो ऐसे करके कोशिश करते हैं मैनेज करने की। और लगातार बातचीत करते हैं। जो कंपनी कमांडर होता है वो बिल्कुल आप समझिए कि एज अ फैमिली काम करता है सभी जवान्स के लिए। उनसे आप ऑफिशियली आप बातचीत करते रहते हैं कि जिससे जवान अपनी समस्याएं बताए, बिकॉज जब वो बताएगा तब वो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री महसूस करेगा। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हम कोशिश करते हैं लगातार कि जवानों को स्ट्रेस फ्री करें, उनकी सर्विस कंडीशन, ड्यूटी कंडीशंस को जो है बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। जी सर, क्योंकि आपने भी बीएसएफ में सर्व किया है, आप कैसे स्ट्रेस को अपना दूर रखते थे? कोई हॉबीज़ या कोई इंटरेस्ट? जी मैं हॉबी इंटरेस्ट मैं सिंगिंग का शौक़ रखता हूँ और मैं कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता हूँ। तो जब बॉर्डर पे रहते थे तो काम बहुत रहता था और स्ट्रेस भी बहुत रहता था। तो क्या होता था कि गिटार जैसे हुआ तो थोड़ा समय मिला तो अपने अपने जवानों के साथ बैठ गए, कुछ गाना बजाना हो गया, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता था। और उस हॉबी को मैंने बीएसएफ के बाद भी अब यहाँ पर भी मैंने फॉलो किया है।
और एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरा एक म्यूज़िक चैनल मैंने जय फिल्म्स करके स्टार्ट किया हुआ है जी। और उसमें मैंने कुछ ओरिजिनल अपने गाने 4 गाने मेरे अभी तक आ चुके हैं। तो सर 2 पंक्तियां हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, चूंकि मैं फौजी हूँ और कहावत है वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी, तो चाहे मैं किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ मैं हमेशा फौजी रहूँगा। तो मैंने एक रिसेंटली एक देशभक्ति रैप निकाला है, क्योंकि आप रैप सॉन्ग्स तो आपने बहुत सुने होंगे जी जी जी, लेकिन आपने देशभक्ति रैप नहीं सुना होगा। तो ये मेरा ही लिखा हुआ भी है, कंपोज मैंने किया हुआ है, सच्चे हिंदुस्तानी के नाम से है ये। अच्छा। तो मैं कुछ लाइनें इसको मैं सुनाता हूँ कुछ इस तरीके से। आओ तुमको सुनाता हूँ सच्चे वीरों की कहानी, जो ना हो पुरानी क्योंकि वो थे सच्चे हिंदुस्तानी। सदियों पहले की थी हमने ट्रस्ट विद द डेस्टिनी, शुरू हुई थी 1857 की म्यूटिनी। अंग्रेजों की ताकत को जब तलवारों से तोला था, जय जय भारत माता की जब बच्चा बच्चा बोला था। गांधी भगत सुभाष ने हमको ये बतलाया था, भारत माँ की आन बान पर मर मिटना सिखलाया था। नेहरू ने जब झंडा लाल किले फहराया था, भारत की आज़ादी का सपना कर दिखलाया था। आओ तुमको सुनाता हूँ सच्चे वीरों की कहानी, जो ना हो पुरानी क्योंकि वो थे सच्चे हिंदुस्तानी। वाह, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। और मुझे लगता है पूरा जो हम आज हमारा जो विषय है भारतीय सेना, उसकी खूबियाँ, उसके महत्व सब आपके इस रैप में पूरा समाहित दिखे हमें यहाँ पर। थैंक यू। नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की, तो वाकई में हमें उसका महत्व, उसकी विशेषता हम जानते हैं, लेकिन वो युवा वर्ग जो कि एस्पिरेंट्स है और जो भारतीय सेना में आने के लिए इच्छुक है, उनके लिए आप कुछ टिप्स या कोई गाइडेंस आप प्रोवाइड करना चाहेंगे? जी, देखिए भारतीय सेना में जाने के लिए सबसे पहले आर्मी नेवी एयर फोर्स की जब मैं बात करता हूँ तो एनडीए और सीडीएस ये 2 माध्यम हैं जिसमें आप जा सकते हैं। एनडीए में 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक की एज लगभग चाहिए होती है, यानी कि आप मान के चलें कि 12th के आसपास आपको ये मौका मिलता है। तो उसमें आप तीनों में से किसी फोर्स के लिए भी, तीनों फोर्सेस के लिए आप अप्लाई करते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड के लिए हैं वो एयर फोर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आर्मी के लिए साइंस बैकग्राउंड मैंडेटरी नहीं है। कई बार इसमें अब कई बार ऐसा है कि भाई सब लोग भरते हैं तो कई लोग नहीं निकल पाते हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन करने के बाद सीडीएस के थ्रू भी आप निकल सकते हैं। सिमिलर पैटर्न पे रहता है, एक एंट्री आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और सीडीएस भी अगर कई लोग उसमें भी क्लियर नहीं हो पाते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आजकल असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे यूपीएससी के थ्रू इसका नोटिफिकेशन आता है। ये 5 फोर्सेस जो मैंने बताया, उसके लिए आप आवेदन करें। 21 साल इसमें मिनिमम एज है, 21 से लेके 25 साल तक की जी। और उसमें आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आप क्लियर कैसे करें, ये एक बड़ा अच्छा सवाल आता है। शुरू कैसे करूं, मैं कैसे, कहाँ से कैसे करूंगा, मुझे पता नहीं है। मैं ऐसी जगह रहता हूं जहाँ पे कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं है, या मेरे पेरेंट्स उतने उस लेवल पे नहीं है कि मुझे वो बता सकें। तो उसके लिए मेरा टिप सबसे पहले ये रहता है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो उस क्वेश्चन पेपर जो भी आता है उसका सिलेबस आप ज़रूर देखें। सिलेबस कहीं भी अवेलेबल हो जाता है आजकल, तो इंटरनेट की पहुंच हर जगह है। हाँ जी। आप सिलेबस देखें जी। और पिछले क्वेश्चन पेपर्स 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर एनालाइज करें कि उन सिलेबस में कहाँ कहाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आधी जंग तो आप वहीं जीत जाएंगे। इंस्टेड ऑफ आप किसी से पूछें, आपको खुद पता लग जाएगा कि भैया आपने पढ़ना क्या है। फिर उसके बाद आप जो है धीरे धीरे तैयारी शुरू करें। और आजकल कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो कोचिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं है तो सेल्फ स्टडी भी आप बेसिक एनसीईआरटी की बुक 6 से लेकर 12 तक की आप वहाँ से शुरू करें। और अच्छी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की बुक्स लें, वहाँ से तैयारी करें। और निश्चित ही लगातार आप तैयारी 1 से 2 साल तक की तैयारी में आप कोई भी एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। जी, जी। पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर हम सब बात करते हैं तो इसकी विशेषताएं इन कंपैरिजन टू अगर हम डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो किस तरीके से इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है विशेषताओं के तौर पर? ओके, विशेषता तो देखिए दोनों ही जो फोर्सेस हैं बिल्कुल स्पेशल हैं, विशेष हैं। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि जैसे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी, आईटीबीपी, ये इंटरनेशनल बाउंड्री को मैन करती है जी। तो इंटरनेशनल बाउंड्री एक वो बाउंड्री है कि जो कि बिल्कुल जहाँ पे कोई किसी को कोई दोनों देशों को कोई
आपत्ति नहीं है। वो इंटरनेट मतलब दूसरा देश भी उस पर सहमत है, हम भी सहमत हैं। अच्छा। इसके बाद आ जाती है, जैसे हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल आप जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, और वहाँ पे वर्किंग बाउंड्री जो जहाँ स्टेटस क्यो है वो मेंटेन्ड है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री पे तैनात रहती हैं। जैसे बीएसएफ में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है गुजरात से लेके ऊपर जम्मू तक जो है, वहाँ पे बीएसएफ रहती है। ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्मी प्लस बीएसएफ और वहाँ मौजूद रहती है। अगर हम राइट साइड में अपने ईस्ट फ्लैंक पे आते हैं, आईटीबीपी चाइना से जो हमारा बॉर्डर है वहाँ मैन कर रही है, और नेपाल वगैरह पे जहाँ पे हमारे कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है वहाँ एसएसबी है। तो आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय होती है। कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जो ये कहती हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ पर आप अपनी रेगुलर फोर्सेस को तैनात नहीं कर सकते, जिस कारण से जो पैरामिलिट्रीज होती हैं उनको तैनात किया जाता है। तो मेजर फ़र्क ये है कि इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर कोई डिस्प्यूटेड अगर है तो वहाँ पे जो है आर्मी, और इंटरनेशनल बाउंड्री पे पैरामिलिट्री फोर्सेस एज पर कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ये एक मेन फ़र्क आ जाता है जी। जैसा कि हम अभी जाना भी है हमने आपके बारे में कि 5 साल आपने बीएसएफ में दिए हैं, और 2012 से 17 का जो टेन्योर रहा है, तो उसी बीच फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी जिसके बारे में हम सब जानते हैं। कुछ रोचक जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे इससे संबंधित? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोशिश करूँगा कि जितना जो मैं बता सकूँ उसमें 2016 में की सर्जिकल स्ट्राइक थी पहली। मैं भी उस वक्त जे&के में ही पोस्टेड था, और सब जानते हैं कि बहुत सफल सर्जिकल स्ट्राइक रही, प्राउड मोमेंट था इंडिया की हिस्ट्री में, फोर्सेस की हिस्ट्री में। तो उस दौरान बीएसएफ ने एक ऑपरेशन रुस्तम चलाया था, और रुस्तम जो है बीएसएफ के पहले निदेशक के रुस्तम जी के नाम से चलाया था, कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो काउंटर ऑफेंसिव वगैरह है उसको रोकने के लिए स्पेशल ये चलाया गया था अभियान। तो उसमें हमने काफ़ी वहाँ पे फायरिंग शेलिंग तो बहुत नॉर्मल बात है, चलती रहती थी। तो उस दुश्मन की मैं कई चौकियाँ बर्बाद करी मैंने, और मुझे वहाँ पे डीजी कमेंडेशन रूल भी मिला मेरे अच्छे काम के लिए। तो काफ़ी अच्छा वो टेन्योर था, और एज अ यंग ऑफिसर आप चाहते हैं कि आप अपने देश के लिए कुछ करें, आप देश के लिए लड़ें, देश के लिए आप नाम करें। तो बड़ा अच्छा मौका रहा, और मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे उसने ये मौका दिया कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाया। जी, तो बहुत खुशी का माहौल रहा ही था हमारे लिए, और बहुत प्राउड मोमेंट भी था उस समय। तो किस तरीके से अगर मैं बोलूँ ऐसी सफलताएं जब हमें मिलती हैं तो आर्मी में हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को, उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, इसमें सेलिब्रेशन का ये रहता है कि देखिए जब चीज़ें सारी सेटल हो जाती हैं तब हम करते हैं, क्योंकि कई बार रहता है कि हमें नुकसान भी होता है, हमारे कुछ साथी भी हमें इंजर्ड होते हैं, कुछ और भी नुकसान हो जाता है उसके बाद। लेकिन फौज का क्या है कि चलना है, हमें आगे बढ़ना है, बिल्कुल हमें आगे बढ़ते रहना है जज्बे के साथ। तो जब ऐसे कोई भी होती है सेलिब्रेशन यूनिट लेवल पे, कमांड लेवल पे बिल्कुल बड़े प्रोग्राम्स का भी आयोजन होता है जिसमें सभी लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। बड़ा खाना होता है, उसमें सभी ऑल रैंक्स इन्वॉल्व रहती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और उसमें जिसमें जो भी यूनिट के या जो भी फोर्स के जो मेंबर्स हैं वही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वही परफॉर्म भी करते हैं, वही वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो इससे कैमराडी जो है वो बहुत बढ़ती है, स्पोर्ट्समैनशिप, और जो एक ग्लो होता है एक दूसरे के साथ जो हर रैंक का ऑफिसर फील करता है, वो वहाँ से बढ़ते हैं। और आगे फिर उसके बाद लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि हमें लगातार तैयार रहना है, बिल्कुल, और अपने को लगातार इस तरीके से तैयार रखना है कि हम दुश्मन की किसी भी हरकत का, किसी भी गलत हरकत का हम जवाब दे सकें। तो उसके बाद फिर सब बैक टू वर्क पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। कोई गीत आप और हमारे दर्शकों के लिए अगर गाना चाहें तो हम उसके लिए सुनने में बहुत इंटरेस्टेड है। कोई गीत आप जो आपने लिखा हो या फिर जो आपका पसंदीदा गीत? जी, मेरा जैसे मैंने बताया कि मेरे अभी 4 गाने आ चुके हैं। मैंने आपको एक रैप सुनाया था, एक मेरा गाना अभी और आया हुआ है गलती। तो एक रोमांटिक सॉन्ग है ये मेरे चैनल पे भी है, तो उसकी कुछ लाइनें मैं कोशिश करता हूँ। गलती के नाम से है ये जी। कोई गलती बता मुझको जिसकी सजा तुम हो,
तेरे साथ ही रहना है मुझको, कभी न जाना दूर सनम, तेरे जाने पे रोना मेरा, तेरे आने पे हंसना मेरा, तेरे जाने पे जलना मेरा, मुझे याद है क्या तुझे प्यार है, मुझे याद है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूं तो डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ जो सिखाई जाती है वो डिसिप्लिन ही। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट दीज ईयर्स, तो कैसा रहा, और डिसिप्लिन में किस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और जब हम लोग सबसे पहले जब एंट्री करते हैं तो सिविल यंग बॉयज़ होते हैं, और किसी के बड़े बाल हैं, किसी के छोटे बाल हैं, कोई प्रॉपर हेयर कट नहीं होता है, ड्रेसिंग भी किसी ने कुछ पहन रखा है। सबसे पहले जब आप ट्रेनिंग सेंटर में एंटर करते हैं तो जो उस्ताद लोग होते हैं, तो उस्ताद मींस जो भी हमारे NCOs GCOs लेवल पे है, उनको उस्ताद कहा जाता है, क्योंकि सम्मानजनक होते हैं। रैंक में भले ही हमसे जूनियर होते हैं पर उस्ताद होते हैं, तो उन्हें उस्ताद कहा जाता है। तो सबसे पहले तो उस्ताद सबके जो है बाल बिल्कुल ज़ीरो कटिंग हो जाती है, एकदम बिल्कुल ज़ीरो, आपने फ़ौजियों की देखी होगी। और उसके बाद उनको वहाँ पर जो भी ड्रेसेस हैं वो कैमोफ्लेज ड्रेस या PT ड्रेस, सारी ड्रेसेस वहाँ पे दी जाती हैं। और सबसे पहले उनको दौड़ना भागना और इस तरीके से मतलब इतना बिज़ी रखा जाता है। सुबह आपको 4 बजे आप उठ जाएंगे, आप 5:30 बजे से आपकी दौड़ शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपकी क्लासेस हो जाएंगी, क्लासेस के बाद फिर आपके 1 घंटे का रेस्ट है, फिर इवनिंग में आपके फिर रनिंग गेम्स और ये सब, रात को फिर जो है रगड़ा बोलते हैं फ़ौजी भाषा में कि रगड़ा बहुत मिलता है। अब रगड़े में क्या होता है कि उसमें आपको डिफरेंट तरीके की ऐसे पनिशमेंट दिए जाएंगे जो कि मतलब आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी, और फौजी टर्म्स में आप कहेंगे बर्दाश्त का मादा आपका बढ़ाते हैं। आपको 1-1 घंटा खड़े रखेंगे। उस समय हमें नहीं पता लग पाता कि क्यों कर रहे हैं, हम पीछे रोल कॉल में खड़े होते हैं, बातचीत कर रहे थे कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हमें जाने नहीं दे रहे। लेकिन बाद में उस चीज़ का महत्व पता लगता है कि जब आप एडवर्सरी एनिमी के सामने होते हैं तो आपको उस समय वो जो बर्दाश्त करने का जो आपको जो ट्रेनिंग में सिखलाई मिली है, जो डिसिप्लिन मिला है, वो काम आता है। इसके अलावा आप टाइम को लेके आपकी पाबंदी, आपको जो टाइम है वो उस समय सुबह अगर आपने 5 बजे फॉल इन होना है तो होना ही है जी। अगर आप लेट हो गए हैं तो आपको निश्चित ही कोई ना कोई पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। मतलब हर एक चीज़ ज़िंदगी में जो है आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं कि आप जब उठ के गए हैं तो आपका जो बेड है वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए। यू शुड मेक योर बेड, आप उसे प्रॉपर करके जाएंगे। अगर कोई नहीं गया है, शुरू में तो आदत नहीं होती है, सब घर से गए होते हैं जी, तो 1-2 बार जब पनिशमेंट मिलना शुरू होता है तो सब धीरे विदिन 1 मंथ और 2 मंथ सब बिल्कुल लाइन पे आ जाते हैं। उससे होता क्या है कि अब चूंकि मैं 5 इयर्स वहाँ जॉब करके आया और आज की डेट में एक सिविल डिपार्टमेंट में हूँ जी, तो मुझे यहाँ पे जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट में बड़ा आसान लगता है। मुझे आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेता हूँ कंपैरेटिवली, चूँकि वहाँ पे जो चीज़ें हम देख के आए जी, जो वहाँ हम सीख के आए, जिन टेरेंस में, जिन परिस्थितियों में हमने काम किया, तो हम ये सोच के चलते हैं कि आज यहाँ कम से कम हम एक कमरे में तो बैठे हुए हैं, एटलीस्ट एक टेबल चेयर तो हमारे पास है। वो ही इतना बड़ा एक स्ट्रेस रिलीवर हो जाता है कि भाई वहाँ तो पता नहीं था कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और वर्क प्रेशर यहाँ पर भी बहुत है, इस वाली जॉब प्रोफाइल में बहुत वर्क है, डिफरेंट तरीके का है। लेकिन चूंकि हम डिसिप्लिन्ड है, मैं आज भी आपको बताऊँ, मैं 5 घंटे मैक्सिमम 6 घंटे ही सोता हूँ जी, बहुत कम सोता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिशियल वर्क के अलावा मेरे अपनी जो हॉबीज़ हैं, जो मेरे फिज़िकल फिटनेस की जो कोशिश है और पारिवारिक दायित्व जो हैं, उनको मैं निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि सबको पूरा टाइम फ्रेम जो है डिवाइड करते हुए सबको दिया जाए। तो फ़ौज हमें डिसिप्लिन सिखाती है, हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, हमें सिखाती है कि हमें कैसे अपने आप को सही रखते हुए अपने जीवन को जीना है। और भी जो चीज़ फ़ौज सिखाती है हमें, वो सिखाती है दूसरों की इज़्ज़त करना, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन की जो आप शिवलरी जिसे हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं, वो फ़ौजी आपको कोई भी कहीं दिखेगा तो ये बात आपको डिस्टिंक्टली आपको पहचान में आ जाएगी। फ़ौज सिखाती है कि दूसरों की कैसे इज़्ज़त करना, महिलाओं की कैसे इज़्ज़त करनी है, ये आप
फ़ौज में अगर आप कभी जाएं, कभी मौका लगे तो आप देखेंगे ये चीज़ें इनग्रेंड कर दी जाती हैं जी, जो कि सब लोगों में होनी चाहिए। और जैसे हम लोग बात भी करते हैं कि फ़ौजी सर्विस सब लोगों के लिए मैंडेटरी कर देनी चाहिए जैसे अन्य कई देशों में है, जी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बहुत कंट्रोल रहेगा, क्योंकि यूथ एक तो चैनलाइज हो जाएगा बिल्कुल, और डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। और यकीन मानिए अगर डिसिप्लिन्ड आप ज़िंदगी में हो गए जी, तो आप हार्ड वर्क भी कर पाएंगे, आप बिल्कुल। सक्सेसफुल भी हो पाएंगे बिल्कुल। और आप बिल्कुल अपना जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो कर पाएंगे। तो ये फ़ौज से ज़रूर सीखने को हमें मिलता है। जी। हम जानना चाहेंगे आपसे कोई वाकया, कोई ऐसी बात जो आपके फ़ौज का एक्सपीरियंस कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो अभी भी आपको याद रहता है? ऐसे बहुत से किस्से हुए जब JNK में क्या है कि ऑफेंसिव काउंटर ऑफेंसिव चलता रहता है, फायरिंग शेलिंग बहुत चलती रहती है। तो वहाँ पे ऐसे बहुत से वाक़ये हुए कि जब दुश्मन से हम बिल्कुल ऐसे पोजीशन हो गई कि वहाँ आमने सामने हो गए। कई बार गोलीबारी में ऐसे फंसे कि पता नहीं, ऐसा लगता था कि पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसे वाक़ये, तो एक छोटा सा वाक़या मैं बताऊंगा कि रात में फायर चल रहा था बहुत ज़बरदस्त। तो वहाँ बंकर्स होते हैं, तो हम बंकर्स में रहते हैं। तो एक बंकर से मैं निकल के एक दूसरे बंकर में घुसा और उतनी देर में ही एक रॉकेट लॉन्चर मेरे वो बंकर को तोड़ता हुआ एक अंदर घुसाया। तो बस स्प्लिट ऑफ अ सेकंड का वो अंतर रहा, मैं दूसरे उसमें घुसा हूँ और वो वहाँ से आया। तो वो वाक़या अक्सर मुझे याद आता रहता है कि कैसे करके आप वहाँ रहते हैं, वहाँ नहीं रहते। जी, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ हम कह सकते हैं क्योंकि हम अपनी जान को जोखिम में दे करके सबकी रक्षा कर रहे हैं। और आपने भी बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। और म्यूज़िक में जिस तरीके से आपका इंटरेस्ट है, तो एक और गीत छोटा सा अगर हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। मेरा ही उसे सुनेंगे या कुछ और पॉपुलर? कोई भी, जो भी आपको पसंद। मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट एक गाना है, मुझे बड़ा पसंद है, मैं किशोर कुमार का है, वो सुनाता हूँ। बिल्कुल। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। तो ये गाना बड़ा मैसेज भी देता है और मेरी ज़िंदगी का मोटो भी यही है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए आदमी को, चाहे परिस्थितियाँ कोई भी हों, लगातार उसे मेहनत करती रहनी चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, दूसरों की मदद भी करते रहना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर रहता है। जी बिल्कुल। तो, जी। युवाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे युवा जो आपको अभी देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कुछ गाइडेंस? जी बिल्कुल बिल्कुल। युवाओं के लिए मैसेज मैं यही कहूँगा कि आप जो है सबसे पहले तो ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाइए जी, और मेहनत करिए। शॉर्ट वर्क या शॉर्ट रूट जो होता है वो मत लीजिए। शॉर्ट रूट लीड्स टू नोवेयर, आपको कहीं नहीं लेके जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। आप मेहनत कीजिए, अपने आप को तराशिए, उस लायक बनाइए कि आप जहाँ भी जाएं वहाँ सफलता आपके कदम चूमे, एक अच्छे इंसान बनिए। जी। और जो ये हमारा देश है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पब्लिक प्रॉपर्टी को आप अपनी मान के चलिए। मैं ये बहुत देखता हूँ, यहाँ भी मैं जब बाहर जाता हूँ, हमारे कई युवा होते हैं जो ये लिटरिंग बाहर कुछ भी फेंक देते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। ये मैं कहूँगा कि आप ऐसा मान के चलिए कि आप अपने घर में ये चीज़ें फेंक रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि घर में कोई ऐसे नहीं फेंकता होगा। बिल्कुल। बाहर आप ये ना करें। जैसे हम यहाँ देहरादून में हैं आज, तो ये एक इको सेंसिटिव वैली है, तो यहाँ पर ये जो कचरा है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, आप कहीं भी फेंक देते हैं। इसको आप जो है कंट्रोल करें। सफाई अभियान, जैसे हमारे PM साहब ने भी कहा है, सफाई स्वच्छता अभियान ये रहना चाहिए। और ये सब आएगा कैसे? जब आप डिसिप्लिन होंगे। बिल्कुल। जब आपका मोटो होगा कि मुझे खुद तो इम्प्रूव होना ही है, मुझे अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को भी इम्प्रूव करना है, तो ये तभी आएगा। मेरा यूथ से यही कहना है, आप बिल्कुल लगे रहिए, सतत निरंतर प्रयासरत रहिए, अच्छे इंसान बनिए। जी। हमारे स्टूडियो की घड़ी भी बार बार हमें ये इशारा कर रही है कि समय अब हमारा जाने का हो चला है। तो पुष्पेंद्र जी, आप हमारे आज के कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा?
हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। जीवन शैली के अगले अंक में नई रोचक जानकारियों के साथ और जीवन से जुड़े कुछ नए पहलुओं पर चर्चा करने के लिए अगले अंक में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।